साथियों नमस्कार, मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सकें। और एक बार सभी लोग हमें बता दीजिए, क्या सबको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है, हाँ या ना। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे दोस्तों। आपको पता है कि आपकी डेमो क्लासेस समाप्त हो चुकी हैं। आज से हम लोग अपनी पेड क्लासेस में आ चुके हैं, तो आराम से मेरे साथ बने रहिएगा और एक एक बात को अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों को पता होगा कि प्रदेश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलें, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, प्रदेश में की जाने वाली खाद्यान्न फसलें। अच्छा, आपको पता है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित आपकी जो महत्वपूर्ण क्रॉपें हैं जैसे कि गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सारी की सारी क्रॉप्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं। बोलो हाँ या ना। सत्या कुमारी, अंकित, लविश, अयोध्या प्रसाद, कैसे हैं आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन बातों को भी समझेंगे। तो आपको पता है भारत तो कृषि प्रधान देश है ही, लेकिन एक बात आप लोगों को और पता होगी कि उत्तर प्रदेश भी कृषि प्रधान राज्यों में आता है, ठीक है ना। तो आपको पता है भारत में फसल उत्पादन का महत्व और उपयोगिता क्या होती है, एक बार पहले इस बात को समझेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, फसल उत्पादन का महत्व एवं उपयोगिता की अगर हम बात करें तो क्या होगी, महत्व एवं उपयोगिता। देखिए एक बात समझिएगा, आपको पता है हमने पहले ही दिन जब बात की थी तो आपसे कहा था भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहां पर 50% से भी अधिक जनसंख्या, कितना, 50% से भी अधिक जनसंख्या किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्वाह करती है। आप कहेंगे सर जी कृषि पर निर्वाह करती है, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से हो या फिर इनडायरेक्ट तरीके से हो। पिछली क्लासेस अपलोड नहीं हुई है क्या, अगर नहीं हुई है तो आज हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है ना। आपको पता होगा कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी दादी का देहांत तो हो गया था, है ना। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी सारी क्लासेस अपलोड होंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है एग्रीकल्चर की, ठीक है ना। अच्छा एक बात आप लोगों को और पता होगी, अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारत की मानसून पर निर्भरता है। बोलो हाँ या ना। इसीलिए भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठेंगे, मैं PDF से भी आपको पढ़ाऊंगा, हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिख कर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर हम भारत की बात करें तो सिंचाई पर हम किसके लिए निर्भर रहते हैं, मानसून पर। अच्छा करते तो हम सिंचाई भी हैं, बोलो हाँ या ना। करते तो हम उर्वरकों का भी प्रयोग है। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उनकी भी क्लास हम आपके साथ करेंगे। श्याम बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले ही दिन आके ऐसी बात नहीं करते, ठीक है ना। सिंचाई, उर्वरक एवं तकनीकी विकास, है ना, एवं क्या, तकनीकी विकास। देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं, ये रिकॉर्डेड लाइव मत करिए। वॉइस नहीं आ रही बताइएगा एक बार, क्या मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है आप लोगों को। मनी शर्मा, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ कमेंट ऐसे इसलिए मत करिए ताकि आपका अट्रैक्शन मेरी तरफ, है ना, मेरा अट्रैक्शन आपकी ओर जाए। जरा बताइएगा एक बार, आवाज ठीक नहीं आ रही है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एक बार मैं भी अपने फोन में चेक कर लेता हूँ, है ना। हालांकि मैं कभी क्लास में फोन निकालना तो नहीं चाहता, लेकिन अब आप लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है तो भैया मैं एक बार चेक करूंगा जरूर। बेटा सभी लोग बता दो आवाज सही आ रही है, हैं? कुछ लोगों का काम ही होगा यहाँ पर क्लास को डिस्टर्ब करना, ये भी मैं जानता हूँ, है ना। देखो बेटा आवाज कैसी आ रही है, प्रिया सिंह, सब लोग को आवाज क्लास में फोन निकालना तो नहीं चाहता, लेकिन चलिए जिसको नहीं आ रही है तो बेटा तुम एक काम करो, दोबारा से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, ठीक है ना। तकनीकी विकास हमारे लिए उत्पादन है, और अगर ये सब होगा ना तो कृषि में लगातार वृद्धि होगी। आप कहेंगे सर जी कृषि उत्पादन जो है हमारा
ये कैसा होता जाएगा, वृद्धि करता जाएगा। अच्छा, हम खाद्यान्न फसलों की बात कर रहे हैं, यानी कि सीरियल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फसल उत्पादन भारत की अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। बस समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम फसल उत्पादन की बात करते हैं और फसल उत्पादन में अगर खाद्यान्न फसल उत्पादन की भी बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति सबके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले आप समझिएगा इनको उगाने का आर्थिक महत्व क्या होता है, फसलों को उगाने का आर्थिक महत्व क्या होता है ये देखिएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगा, पहले तो इस बात को समझेंगे। देखिए किसी भी चीज को हमें पढ़ना है गेहूं, ठीक है ना, लेकिन खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की पहले हम बात करेंगे, ठीक है ना। पवन, अनिल, मणि, मोहित, श्याम, सुंदर, राम, आदेश, बताइएगा। चलिए आर्थिक महत्व की बात करें तो हमने आपको उसी दिन कहा था जीडीपी में, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। आपको पता है इनमें भी हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा फसल उत्पादन करने से। आपको पता है कोविड-19 जैसी महामारी एक बहुत बड़ी बीमारी के समय जो वैश्विक स्तर पर थी, इस समय भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ था, ठीक है ना। इस समय भी क्या हुआ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ था। तो आर्थिक महत्व में सिर्फ 2-3 बातें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली बात पता है क्या है, जीडीपी में तो वृद्धि होगी ही होगी। 3 बातें आप लोग और याद रखिएगा। नंबर 1, आप कहेंगे सर जी रोजगार। जब फसलों का उत्पादन करोगे तो जाहिर सी बात है रोजगार का स्रोत बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी ये बनता है रोजगार का स्रोत। नंबर 2, आप निर्यात कर सकते हैं, और जब निर्यात करेंगे तो जाहिर सी बात है आयात में भी आपको पैसा मिलेगा। अगली बात क्या है, औद्योगिक विकास होगा। औद्योगिक विकास का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है ना। कैसे होगा सर ये तो बता दो। जैसे कि आपको कोई कच्चा माल मिला, कच्चा माल, सर जी कच्चा माल क्या होता है पहले तो ये बता दो, है ना। देखिए कच्चा माल का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को सिर्फ कॉटन दे दिया जाए, कॉटन, ये मान के चलो मैं टी शर्ट पहना हूं कॉटन की है, अगर इसमें प्रोसेस ना हो तो मैं क्या सिर्फ कॉटन को ओढ़े यहां पर खड़ा रहूंगा, नहीं। आप कहेंगे सर कच्चा माल हमें मिलता है जिससे हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग में डालते हैं, और उसके बाद में हमें क्या मिल जाता है, आप कहेंगे सर जी हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिन्हें मार्केट में बेचने से वैल्यू यानी कि हमें रेट प्राप्त होता है। तो कच्चा माल जैसे क्या, कपड़े और फर्नीचर, ठीक है ना, कपड़े, फर्नीचर आदि। इतनी बात समझ में आ गई। औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार है, याद रखिएगा। सर जी सामाजिक महत्व भी है क्या इसका, तो नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है ना। एक बार इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। हाँ जी भाई बोले। जिस तरीके से आज आप लोग लाइव हैं, डेली आप लोग ऐसे ही लाइव आएंगे, ठीक है ना। नंबर 2 लिखिएगा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक महत्व, इसके सामाजिक महत्व क्या होंगे जरा इस बात को भी एक बार समझ लेते हैं ना। देखिए सामाजिक महत्व क्या है, सबसे पहले तो हमें खाद्य सुरक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी, खाद्य सुरक्षा, यानी कि फूड सिक्योरिटी मिलेगी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल मिलेगी। गरीबी उन्मूलन होगा। सर जी गरीबी उन्मूलन क्या होता है ये बता दो। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रोजगार उपलब्ध कराएगा और गरीबी को कम करेगा, ठीक है ना। यहां पर जो कृषि होगी वो क्या करेगी, रोजगार उत्पन्न करवाएगी, और रोजगार उत्पन्न होने से क्या होगा आप लोग जानते हैं, गरीबी कम होगी। क्या होगी, गरीबी कम होगी। शॉर्टकट तरीके से यहीं पर लिखिएगा, है ना। अगली बात समझिएगा, होता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट भी होगा। बताओ होगा या नहीं होगा। अनुज प्रताप पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए बेटा, कह दिया तुमसे आते ही आते हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। कह दिया आप लोगों से पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, क्यों परेशान हो।
अगली बात करें। देखिए कच्चा माल, पवन कुशवाहा जी आप पूछ रहे हैं सर जी कच्चा माल में ये कैसा होगा। देखो कच्चा माल का मतलब होता है, जैसे हमने कॉटन का एग्जांपल आपको दिया, और कॉटन को अगर आप बेचने जाएंगे तो वो दाम तो नहीं मिलेंगे जो कपड़े को बेचने से मिलेंगे। बोलो मिलेंगे क्या? समझिएगा, कच्चा माल हमने मिला, हमने उसमें प्रोसेस किया यानी कि प्रोसेसिंग की, उस पर हमने रोजगार विदंकित का बढ़िया लोगो लगाया, उसमें कलर लगाया, अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ गई। फर्नीचर, फर्नीचर कैसे बनेगा? लकड़ी से बनेगी। लकड़ी क्या है? कच्चा माल है। अब बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। ठीक है, अगली बात करते हैं। ग्रामीण विकास भी होगा। कैसे होगा ग्रामीण विकास? आयात निर्यात के लिए सड़कें बनाई जाएंगी, मंडियां बनाई जाएंगी, और सिंचाई के लिए नए नए साधनों को प्रयोग में लाया जाएगा। तो लिखिएगा जैसे कि मंडी, ठीक है ना, सड़कें, और क्या होगा? आप कहेंगे सर जी, है ना, मंडी हो गई, सड़कें हो गई, रास्ते बढ़िया बना दिए जाएंगे तभी तो निर्यात करोगे ना, सिंचाई आदि। नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर, अगली बात एक और बताइएगा। आपने कहा आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व, क्या कुछ राजनैतिक महत्व भी होगा? है ना, मुझे सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। अर्जुन, ठीक है ना, सबके कमेंट, सॉरी अरुण आर्या, लेकिन अगर मैं सबके कमेंट्स ही पढ़ता रहूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब? प्लीज आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, है ना। सर मैंने एजीटीए के 3446 में 39.25 एस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, बताओ। अभिषेक हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, ये सब बातें कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा वहां पर डिस्कस करेंगे। कोई भी यहाँ पर ऐसी बात ना की जाए जो पढ़ाई से हट कर हो। प्लीज आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो लिखिएगा राजनैतिक सुरक्षा। सर राजनैतिक सुरक्षा में क्या आएगा ये बताओ। लिखिएगा राजनैतिक महत्व, राजनैतिक महत्व, ये कौन सा महत्व है समझो। देखिए क्वेश्चन बनने का तरीका यहां से क्या हो सकता है ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है, तो धैर्य रखिए, आराम से पढ़िए। आप कहेंगे सर जी अगर हम राजनीतिक विकास की बात करें तो सबसे पहले तो सामाजिक स्थिरता आती है। क्या आती है? सामाजिक स्थिरता आती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी? आप कहेंगे सर जी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि हरित क्रांति। क्या होगा? जैसे कि हरित क्रांति, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में फसलों उत्पादन के राजनीतिक महत्व के अंतर्गत आई हुई श्रेणी कौन सी है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बने तब आपके आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर जी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। नीतिगत निर्णय में लिखिएगा जैसे कि हरित क्रांति, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, है ना, NFSM, NFSM। अगला समझिएगा, आप कहेंगे सर जी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी नीतियां। अगली बात समझ लेते हैं। रोशन कुमार प्रजापति, आपका भी कमेंट आ रहा है। आप लोग एक काम करिएगा प्यारे दोस्तों, सभी लोगों के लिए बता रहा हूं, जहां पर आपकी क्लास चल रही है ना, इससे थोड़ा सा जब बैक करेंगे तो आप राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे, वहां पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप सभी लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगली बात प्यारे दोस्तों है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, सर जी आत्मनिर्भरता कैसे आएगी यहां से? चलो समझते हैं। फसल उत्पादन आत्मनिर्भरता की प्रमुख भूमिका निभाती है। अगर आपके देश में, आपके गांव में, आपके घर में अनाज होगा तो किसी बाहर वाले देश से मांगने जाओगे? नहीं जाओगे। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नीतिगत निर्णय है ना, ये बहुत बड़ा योगदान साबित करते हैं। फसल उत्पादन से, फसल उत्पादन से आत्मनिर्भरता
की अहम भूमिका बनती है। इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, ठीक है ना। सर क्या इससे कोई पर्यावरणीय महत्व भी है? एक लास्ट बात और देखेंगे, नंबर 3 होगा, और इसके बाद में हम अपना कुछ और इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर देंगे, नंबर 4, ठीक है ना। लिखिएगा पर्यावरणीय महत्व। इसकी बात होगी अगर यहाँ पर पर्यावरणीय महत्व की बात होगी, तो पर्यावरणीय महत्व क्या होता है, देखो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो जैव विविधता संरक्षण होगा, ठीक है ना। क्या होगा? जैव विविधता संरक्षण होगा। नंबर 1 लिखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता संरक्षण होगा। बोलो होगा या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। दूसरी बात, आप कहेंगे सर जी कार्बन अवशोषण होगा। RYNFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। आप यहां पर वही लिखिएगा, बाकी की फुल फॉर्म्स मैं आपको सारी की सारी लिखवाऊंगा। देखिए अगर हम अगली बात करें तो आप कहेंगे सर जी कार्बन का अवशोषण होगा। कार्बन अवशोषण, कार्बन को कौन एब्जॉर्ब करता है? आप कहेंगे सर जी छोटे छोटे प्लांट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर कार्बन ज्यादा होगा हमारे पर्यावरण में, वायुमंडल में, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने के चांसेस रहेंगे। पौधे CO2 का अवशोषण करके पर्यावरण का संतुलन बनाते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नंबर 3, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। बस इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, फसल उत्पादन जो है, जो हम फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसे ही पढ़ाते रहिएगा, ठीक है नम्रता जी, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। आप कोई भी ऐसा कमेंट मत करें, ठीक है ना। आराम से पढ़ो, साथ में नोट करो। अगर आप कमेंट करोगे तो नोट कब करोगे? ठीक है जी, अगली बात समझते हैं। क्या लिखेंगे? फसल उत्पादन में चुनौतियां, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन में कुछ चुनौतियां हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन सी चुनौतियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। सभी लोग एक एक चुनौती बताएंगे, है ना। ठीक है बिल्कुल अंकुर जी, अंकुर सम्राट। सबसे पहली बात तो यह है कि मानसून पर निर्भरता है हमारी, मानसून पर निर्भरता। हम टोटली किस पर डिपेंड करते हैं? मानसून पर डिपेंड करते हैं। अभिषेक कुमार सिंह, ठीक है ना, आपने क्या कमेंट किया था, दोबारा करिएगा। एक बात बताऊं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये चाहते कि मैं शायद कमेंट ही पढ़ता रहूं और आपको पढ़ाऊं ना, है ना। जब भी किसी नई क्लास में पेड बैच में पढ़ाओ तो यही होता है, हर बच्चे को ये लगता है कि सर मेरा कमेंट नहीं देख रहा है। मैं आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग सच में पढ़ने लिखने चाहते हो ना, तो कमेंट मत करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि अगर मैं कमेंट पढ़ने पे आ गया तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन, ये भी तो समझो। किसी एक भी बच्चे के कमेंट पढ़ने से आपका समय खराब हो रहा है ना। अरे अपलोड हो जाएगी क्लास, क्यों परेशान हो, है ना, पढ़ो आराम से। देखिए मानसून पर निर्भरता है हमारी पहली बात, और दूसरी बात पता है क्या है? भूमि जोत, यानी कि हमारे पास जो कल्टीवेशन के लिए लैंड है उसका आकार बहुत स्मॉल है, यानी कि आकार छोटा होना। भूमि जोत का आकार छोटा होना। और छोटा क्यों है आकार? आपको पता है कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कौन से किसान हैं?
मार्जिनल फार्मर, जिन्हें हम सीमांत किसान बोलते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जोत का आकार है। अगली बात समझिएगा, नंबर 3, सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, हो सकता है सिंचाई सुविधा का असमान वितरण। इसका मतलब क्या है सर, ये बता दो। सिंचाई सुविधा का कम होना, ये लिखिएगा। बहुत अच्छी सिंचाई सुविधा हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसलिए जहां पर पानी है वहां पर आप फसलों का खूब सारा उत्पादन देते हैं, देखते हैं, है ना। अभिषेक, मैं समझ गया मेरे भाई, तुम्हें यहाँ पर कौन सी समझ में नहीं आ रही बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसी लाइन को यहाँ पर हिंदी में लिखूं फिर इसी को इंग्लिश में लिखूं। हो गया तुम्हारा सिलेबस कवर, है ना। जो टर्म आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं सारे आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है अभिषेक, परेशान मत हो। सिंचाई सुविधा का कम होना, सिंचाई बहुत अच्छी हमारे यहाँ पर नहीं है। आप कहेंगे सर जी ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, हमारे यहाँ पर परिवहन की समस्या भी है। परिवहन समस्या। अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं और आपको हिल एरिया पर लेकर जाना है अपना कोई प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से संबंधित, है ना, तो ले जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। पहाड़ों पे चलने में बहुत अच्छे संसाधन नहीं है, बहुत अच्छे रोड भी वहां पर बने हुए नहीं है। ठीक है, अगली बात समझिए, जो खाद है ना हमारे पास, जो फर्टिलाइजर है उनकी कमी होना, खाद की कमी। और खाद की कमी होने के साथ साथ में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। सर सॉइल साइंस कब से चलेगी बेटा। सॉइल साइंस में आज कितनी डेट है, सोच रहा हूँ 15 या 16 तारीख से आपकी दूसरी क्लास आ जाएगी। ठीक है ना, 15 तारीख से। अभी पहले चीज़ों को आराम आराम से पढ़िए, उसके बाद में फिर सारी चीज़ें आपके लिए और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए अब हम खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले जो यहाँ पर बात करेंगे प्यारे लोग, प्यारे साथियों, वो बात करेंगे वीट यानी कि गेहूं की। किसकी बात करेंगे, वीट की बात करेंगे, यानी कि गेहूं की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो कुछ आम बातें हैं, जैसे कि वनस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र संख्या, ये सारे भी नोट कर लेते हैं एक बार। चलिए जी समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर हम बात करें गेहूं की, अगर आपसे मैं कहूं कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें बॉटनिकल नेम क्या होगा, अगर आपसे कहा जाए इसका ओरिजिन प्लेस क्या होगा, और एक बात और बता दीजिएगा कि इसमें, है ना, चलो फैमिली क्या होगी ये भी बता दो। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे जहां पर चीजें आसान होंगी। ठीक है ना। नहीं बेटा सोमवार को हम नहीं करवा सकते, मेरी दादी जिनकी डेथ हुई है उनका 10वां है। ठीक है ना, तो समझिए आप लोग बातों को। ओरिजिन प्लेस की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर जी ओरिजिन प्लेस इसका माना जाता है, बताओ साउथ वेस्ट एशिया है या साउथ ईस्ट एशिया है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो आप कहेंगे सर जी दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। बॉटनिकल नेम आप सभी को पता है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ठीक है ना, ट्रिटिकम एस्टिवम होगा, याद रखिएगा। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 42। और फैमिली आप सभी को पता है कौन सी होती है, ग्रे मिनी फैमिली होती है। ठीक है ना, कौन सी फैमिली होती है, ग्रे मिनी फैमिली होती है। अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर जी इसको हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकार से बांट देते हैं। ठीक है ना, यंत्रों की कमी है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अखिलेश सिंह जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, सही आंसर आप सभी लोगों के हैं। अगर हम इसके विवरण की बात करें गेहूं के, तो सबसे पहला आता है ब्रेड व्हीट। ठीक है ना, नंबर 1 लिखिएगा, ब्रेड व्हीट। अगर हम ब्रेड व्हीट की बात करें प्यारे साथियों, तो देखिए इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो 2n बराबर 4x इक्वल टू 42 होगा, इक्वल टू 42।
अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यह भारत के कुल गेहूं क्षेत्रफल का, यही क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि अगर हम ओवरऑल एरिया की बात करते हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है, उसका 85% है। 85% है, यानी कि 85% पर आपको कौन सा गेहूं देखने को मिलता है? वीट, है ना? बहुत बढ़िया। और कहां कहां पर, इस बात को समझिएगा। ये 85% पता है कौन कवर कर रहा है? जो पंजाब, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जे एंड के लिख दूं, जम्मू एंड कश्मीर को याद रख पाएंगे आप लोग, और हिमाचल प्रदेश आदि। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो यहां से देखने को मिल रहा है ना? अगली बात समझिएगा माइक्रोनी गेहूं की, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? माइक्रोनी वीट। इंग्लिश और हिंदी दोनों में माइक्रोनी ही बोला जाएगा उसको, ठीक है ना? सत्या कुमारी, अभी पीएच बताने की आवश्यकता नहीं है, पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आप समझती जाइए। अगला लिखिएगा मैक्रोनी वीट, नंबर 2। अगर हम मैक्रोनी गेहूं की बात करते हैं तो इससे जो संबंधित क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, इसमें जो क्रोमोसोम होता है ना, वो 2n बराबर 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो यह आपको मुख्यतः कहां कहां पर देखने को मिलता है, इस बात को जरा समझिएगा। आप कहेंगे सर एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में लगाई जाती है। कहां कहां पर? एमपी, गुजरात और कहां पर? महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, उत्पादन तो किया जा रहा है पर ये किस काम में आएगा, ये पता है आपको? आप कहेंगे हाँ सर हमें पता है। अरे गोलू पूछ रहा है पीएच क्या होता है। अरे गोलू मेरे भाई थोड़ा सब्र कर ले यार। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जब वहां पर लेकर आऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है गोलू भाई? अब पढ़ो आराम से। तो आप कहेंगे सर जी ये सूजी और सेवइयां बनाने के लिए उपयुक्त होता है। इस आटे का क्या बनता है? इसकी सूजी बनती है, और सेवइयां कितने लोगों ने खाई हैं इसके लिए फटाफट से बताएं। साक्षी पटेल बोल रही हैं 8 और 9 की पीडीएफ डलवा दीजिए। बेटा डल जाएगी, ठीक है, क्लास होने दो, डलवा देंगे। अगला है इमर वीट या फिर इमर गेहूं, यहीं पर लिखेंगे। याद रख पाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही बोलेंगे, ठीक है भैया? इमर वीट ये कहां पर होता है सर? ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है, ठीक है ना? कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। टीएन को मैं क्या लिख देता हूं? तमिलनाडु लिखूंगा, ठीक है। अगली बात, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? गेहूं और धान, गेहूं, धान, मक्का और गन्ना, इनकी क्रॉपें थोड़ी लंबी होंगी, ठीक है ना? तो परेशान मत होइएगा आप लोग। चलिए अगली बात हम अगर आपसे करें कि वीट यानी कि गेहूं के फल का प्रकार क्या होता है, यानी कि टाइप ऑफ फ्रूट क्या हो जाएगा। अगली बात आती है पुष्पक्रम का प्रकार। देखिए पुष्पक्रम को हम टाइप ऑफ इंफ्लोरेसेंस बोलते हैं। आदित्य, पुष्पेंद्र, सभी लोग बात को समझ पाए? क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ इंफ्लोरेसेंस, यानी कि पुष्पक्रम का प्रकार। पुष्पक्रम का प्रकार, जल्दी से बताओ क्या होगा? कितने लोगों ने पढ़ी है ये सारी बातें? आप कहेंगे सर फल का प्रकार तो इसका होगा कैरियोप्सिस, ठीक है ना? क्या होगा? कैरियोप्सिस। और उसके बाद में यदि हम बात करें तो पुष्पक्रम का जो प्रकार होगा वो स्पाइक होगा।
स्पाइक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भैया स्पाइक ही बोलेंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्या बात है, सभी लोगों ने मुझे सही आंसर दिया है, ठीक है ना। अगली बात करें, चलिए जी अगली बात को समझिएगा। अगर हम वीट की बात कर रहे हैं तो तीन बातें आपको और याद रखनी है कि वसा कितना होगा यानी कि फैट कितना होगा, प्रोटीन कितना होगा इसमें, और कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, ठीक है जी। सर प्लीज हिंदी में लिखवाइए। अरे भाई ये हिंदी ही है, हिंदी है समझो आप, कैरियोप्सिस ही बोला जाएगा उसको, ठीक है ना। नीलम समझो मेरी बात को बेटा, कैरियोप्सिस ही बोलेंगे, स्पाइक ही बोलेंगे, याद रख लेना, ठीक है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो कितनी होगी जल्दी से बताओ। देखिए बसा कितना होगा बताओ। आप कहेंगे सर 1.5 से 2% तो फैट होगा। प्रोटीन की बात करेंगे तो 8 से 12% होगी, ठीक है ना, 8 से 12%। और कौन सी प्रोटीन होती है गेहूं में भैया, ग्लूटीन प्रोटीन अवेलेबल होती है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो याद रखिएगा 6 पॉइंट, देखिए दो डाटा मैं आपको बताता हूँ, 62.70 या फिर कहीं कहीं पर 60 से 62% आपको दिया होगा, तो आप उस पर टिक करके सही कर सकते हैं। नोट हो गया तो हाँ बोलिए। अगर यहां तक सभी लोगों को बात समझ में आ गई है तो एक बार हाँ बोल दीजिएगा। उमेश सिंह यादव, सर हिंदी में ही बताओ तो अच्छा होगा। उमेश जी ये हिंदी ही है ना, समझो। बसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, समझो, ठीक है। और अगर ये भी ना मिले तो एक बात आपको और बताता हूं, 60 से 70% पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमेशा डिपेंड करते हैं, जानते हो किस पे, ऑप्शन पे, ठीक है। ऋषि गौतम, अभिषेक, अनुज, बहुत बढ़िया। चलिए जी अगली बात करते हैं प्यारे दोस्तों। अगली बात आती है, वो आती है भारत का गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत का गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी कि इंडिया की कौन सी रैंक है, आप कहेंगे सर जी सेकंड रैंक है, ठीक है। अगली बात समझिएगा, आप कहेंगे भारत में गेहूं उत्पादन में यूपी तथा उत्पादकता में अग्रणी राज्य कौन सा है, पंजाब। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत में दो प्रकार से देखिएगा, उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होगा और उत्पादकता कहां पर होगी। दोनों बातें मैं आपको समझाता हूं कि उत्पादन और उत्पादकता में अंतर क्या है। देखिए उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में होगा और सबसे ज्यादा जो उत्पादकता होगी वो पंजाब की होगी। किसकी होगी, पंजाब की। प्यारे दोस्तों मान के चलो ये आपका खेत है, ठीक है ना, ये क्या है आपका खेत। 1 हेक्टेयर का ये, चलो 5 हेक्टेयर मान लेते हैं, 5 हेक्टेयर का ये खेत है। आपने यहाँ पर क्या किया है, गेहूं आपने उगाया है, ठीक है ना, गेहूं आपने उगाया है। अब 5 हेक्टेयर में टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है, टोटल है ना, टोटल प्रोडक्शन हुआ है टोटल एरिया में, यानी कि कुल क्षेत्र से जो उत्पादन हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। उसे क्या कहा जाएगा, प्रोडक्शन कहा जाएगा। दोबारा से रिपीट करता हूं, टोटल एरिया से जो क्वांटिटी आपने निकाली दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये कोई खेत है, कितने हेक्टेयर का, 5 हेक्टेयर का ही खेत मान लेते हैं। और आपने इससे क्या किया, 1 हेक्टेयर को आपने काउंट किया, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ है वो किसको बताएगा, आप कहेंगे सर जी उत्पादकता को बताएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 हेक्टेयर से की गई गणना, यानी कि 1 हेक्टेयर से जो कैलकुलेशन आप करेंगे ना वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्टिविटी कहलाएगी।
प्रोडक्टिविटी। अगर सभी लोगों को बात समझ में आई है तो एक बार हाँ बोलिए, उसके बाद में बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, उत्पादन और उत्पादकता को कौन कौन समझ गया है? हाँ बोलो। फिर से समझाइए मेरे भाई। देखो, उत्पादन का मतलब होता है टोटल एरिया से लिया हुआ प्रोडक्शन, यानी कि टोटल एरिया से काउंट कर लिया आपने। उत्पादकता का मतलब होता है 1 हेक्टेयर से की गई गणना, 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है। पंजाब के 1 हेक्टेयर में ज्यादा उत्पादन होता है, जबकि उत्तर प्रदेश के 1 हेक्टेयर में कम उत्पादन होता है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। अब अगली बात लिखिएगा, भारत कुल विश्व का लगभग 12% गेहूं उत्पादन करता है। लगभग 12% गेहूं उत्पादन करता है जी। बात सभी लोग समझ पाए हैं क्या? अगली बात समझिएगा, अगर हम गेहूं की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे हमें लिखकर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना? नोट कर लीजिए इतनी बात को। अगली बात जो आती है उसको समझते हैं। देखिए, गेहूं आपको पता है एक C3 प्लांट है, और अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, दूसरी क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर हम बात करें आपसे, ठीक है ना, तो 2 बातें आप लोगों को और पता होनी चाहिए। देखिए, मैक्सिकन गेहूं सिमिट में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा विकसित किया गया था। किसने डेवलप किया था? फिर से एक बार बता रहा हूं, मैक्सिकन गेहूं जो है, और सिमिट एक जगह पड़ती है मैक्सिको में, ठीक है ना, वहां पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा विकसित किया गया। 1963 में भारत सरकार ने 100 किलोग्राम गेहूं रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से मंगाया था, जो कि सोनारा 63, सोनारा 64 और लर्मा रोजो था। क्या बात याद रहेगी? मैं लिख देता हूं नोट करके, समझिएगा। अब क्वेश्चन का लेवल अलग हो चुका है। अब क्वेश्चंस के जो लेवल है ना, वो अलग हो चुके हैं। मेरे हिसाब से आपको बेहतरीन तरीके से चलना होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? मैक्सिकन गेहूं, मैक्सिकन व्हीट, ठीक है ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में लिख लो। मैक्सिकन गेहूं सिमिट क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा? हाँ भाई, किसी को फुल फॉर्म पता हो? SIMMYT। आज आपका एक होमवर्क है, आपको क्या करना है, 10 इंस्टीट्यूट याद करने हैं। कितने? 10 इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर है? मैक्सिको में। डॉक्टर एन, हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? जरा एक बार फटाफट से सभी लोग बताइएगा कि आप सभी को मेरी आवाज ठीक आ रही है, हाँ या ना का आंसर दीजिएगा जरा सभी साथी एक बार, है ना? कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, जिसकी वजह से हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, परेशान मत होइए। अब एक बार जरा फटाफट से सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हाँ, हो सकता है क्लास रिटर्न हो रही होगी, पर परेशान मत होइए, आपकी क्लास बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अब चल चुकी है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग अपनी बात को कर चुके थे, बढ़ते हैं और आगे की ओर। तो हमने आपको प्रोडक्टिविटी क्या होता है और प्रोडक्शन क्या होता है, इन दोनों बातों को बता दिया है। चलिए जी, अगली बात करते हैं प्यारे साथियों। हमने आपसे क्या कहा कि जो मैक्सिकन गेहूं है ना, किसकी बात करें? मैक्सिकन गेहूं की। मैक्सिकन गेहूं को भैया सिमिट में तैयार किया गया था। सिमिट मैक्सिको में है, में डॉक्टर NE वोरलॉग जी के द्वारा
किसके द्वारा? डॉक्टर एनी बोरलॉग के द्वारा विकसित किया गया, यानी कि डेवलप किया गया। ठीक है ना, विकसित किया गया, इस बात को याद रखिएगा। अब हुआ क्या, भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, और भारत सरकार ने कब, तो भारत सरकार में 1963, ठीक है ना, भारत सरकार ने 100 किलोग्राम गेहूं 1963 यानी कि 1963 में रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से मंगाया था। रॉकफेलर फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से मंगाया था। याद रख पाएंगे कौन सा फाउंडेशन था? जरा फटाफट से एक बार हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। हाँ जी बेटा, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, पर थोड़ी बहुत दिक्कतें तो परेशानियां आती रहती हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है ना, परेशान मत हो। और कौन कौन से आए थे आपको पता है? जैसे, यही तो इंपॉर्टेंट है, सोनारा 63, सोनारा 64, लरमा रोजो। ठीक है ना, इन बातों को याद रख लीजिएगा, लरमा रोजो। डन। अगली बात करते हैं। चलिए जी, एक बात और याद रखेंगे, नॉरेंटेन जो गेहूं का ड्वार्फनेस जीन है, यानी कि बौनेपन का जीन है, गेहूं का जो ड्वार्फनेस जीन है या जो बौनेपन का जीन है, इसका व्यावसायिक प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग जेही ने ही किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में गेहूं का परीक्षण भार, परीक्षण भार जानते हैं आप क्या होता है भाई? परीक्षण भार को प्यारे दोस्तों हम पता है क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट कितना होता है, जल्दी से बताओ। ये 1000 दानों का भार होता है या 100 दानों का भार होता है? संदीप कुमार उपाध्याय जी और अंजलि लखन सिंह फटाफट से मेंशन करें। मैक्सिकन गेहूं मैंने आपको बता दिया, सोनारा 63 64। भारत में चावल के बाद खाया जाने वाला क्या है? गेहूं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गेहूं भारत में चावल के बाद सर्वाधिक खाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। गेहूं में गहाई के दौरान बीज व भूसा, यानी कि गेहूं की जब गहाई होती है ना, जब गेहूं निकलेगा तो बीज और भूसे का आपसे यदि अनुपात पूछा जाए तो 1:1.5 होता है, यानी कि 1:1.5, और बौनी जातियों में 1:1.25 होता है, नोट करिएगा। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होती है और अनाज वाली फसल का राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है आप लोग जानते हैं? गेहूं को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? तो सभी लोगों ने बताया 1000 दानों का भार होता है। ठीक है ना, 1000 दानों का भार प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है? टेस्ट वेट कहलाता है। पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ये रही आपकी इंग्लिश की पीडीएफ, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। चलिए, अगर हम जलवायु की बात करते हैं, इसकी जलवायु से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? पिछली बार आपसे नमी पूछी गई थी ना, गेहूं और धान से हमेशा क्वेश्चन आता है एजीटीए में, इस बात को भी आप लोग याद रखें। गेहूं और धान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जलवायु की अगर हम बात करें तो गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए जो आदर्श तापमान है, ठीक है ना, द आइडियल टेम्परेचर फॉर व्हीट जर्मिनेशन इज 20 to 25, यानी कि अगर हम बात करें आदर्श कितना होगा, तब आपने हमें सही आंसर दिया है कि सर जी तब तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वानस्पतिक वृद्धि यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अगर आपने प्लांट को बो दिया और प्लांट जब बढ़ रहा है
समझिएगा बड़े ध्यान से। तो वो क्या है आपका वृद्धि, यानी कि उसे हम वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और गेहूं में परिपक्वता के समय यानी कि जब वो मैच्योरिटी स्टेज पे हो तो 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा रहता है। और परिपक्वता यानी कि जब मैच्योरिटी से ऊपर दाना का वजन की कमी आती है, यानी कि समझिएगा परिपक्वता के समय तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन ऊपर होने पर दाने में वजन में कमी आती है। यानी कि 25 से अगर ऊपर तापमान चला गया, कहां चला जाए, 25 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, तो जो दाना है ना, बीज यानी कि जो बीज है, उसके बीज के वजन का जो भार होगा वो कम हो जाएगा होना। ठीक है जी, याद रखिएगा। मृदा कौन सी अच्छी होती है ये समझ लेते हैं। मृदा देखिए, गेहूं की अच्छी फसल के लिए बलुई दोमट मृदा अच्छी होती है, काली मृदा भी उपयुक्त रहती है, और अच्छे फसल उत्पादन के लिए जो पीएच चाहिए होगा। अब बताओ पीएच, बात समझ में आ गई। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। काजल उपाध्याय बेटा पूछा क्या है, तब तो रिप्लाई दूंगा ना, पहले पूछो तो क्या पूछा है आपने। काजल उपाध्याय बोल रही आपके माता जी का, बेटा माता जी का नहीं, मेरी दादी माँ का निधन हो गया है ना। हाँ जी, कल हुआ था, लेकिन अब हालात तो ऐसे हैं कि क्लास आप समझ सकते, लेकिन इतने सारे बच्चे वेट कर रहे होते हैं तो क्लास तो लेना बहुत ज़रूरी है ना। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पढ़िए लिखिए, जीवन में तरक्की करिए। किसी भी इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे सामने, हमारे साथ में, हमारे परिवार में जो भी लोग हैं ना, जब तक वो जीवित हैं, भगवान करे हमेशा जीवित रहें, जब तक वो जीवित हैं हमसे खुश रहें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, तो पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन देखिए, मृदा का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। मिट्टी में क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितना पावर है हाइड्रोजन का ये देखा जाता है। तो याद रखिएगा 5 से 7.5 तक अगर मृदा का पीएच इतना है तो आप इन यानी कि गेहूं को आराम से उगा सकते हैं। ठीक है जी, अब बताओ बात समझ में आ गई सभी साथियों को। हाँ जी, ठीक है, बढ़े और आगे की ओर। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारी जो क्लास है ना, ये भी क्लास 1.5 घंटे की होना शुरू हो जाएगी थोड़े दिन के बाद। आप 1.5 घंटा हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है जी, कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं इनको देख लो, फिर कल बात करेंगे ना। कल का मतलब ये है कि आपकी जो क्लास है ना वो मंगलवार को होगी, अब मंगलवार को, और बुधवार से हो सकता है आपकी 2 क्लासें हो 1.5 घंटे की। ठीक है ना, 1.5 घंटे की 2 क्लासें होंगी, यानी कि 3 घंटे पर डे आपको एग्रीकल्चर पढ़ने को मिलेगी। ठीक है जी। सोमवार को हमारी दादी जी का 10वां है तो इसलिए क्लास नहीं होगी, और हमारी जो पेड बैच की क्लासेस होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। ठीक है ना। बताएं जी, आवाज़ ठीक है ना प्यारे दोस्तों। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है आज, ठीक है ना। हाँ, अटक जाती है क्लास, दरअसल कुछ काम चल रहा है थोड़ा सा अभी, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, पर परेशान मत होइए। आज हमारी जितनी क्लास होनी थी उतनी क्लास हो गई है प्यारे दोस्तों। तो अब हमारी मुलाकात जो होगी वो आपसे मंगलवार को होगी इसी समय पर, और हो सकता है आपकी बुधवार से 2 क्लासें स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना। तो ठीक है, परेशान मत होइएगा। अब हम लोग सीधे मुलाकात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मंगलवार को मिलते हैं इसी समय पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।